हेलो स्टूडेंट, आज हम हेमोकेन्स एंड हेमोरेडियंस का लेक्चर नंबर 4 पे काम कर रहे हैं। आपका स्वागत है टॉपर समन चैनल पे। आशा है कि आप लेक्चर 1, 2 पढ़ चुके होंगे, 1, 2, 3। और आप अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले आप वहां से पढ़ के क्या है और उसके बाद आप यहां से क्या करें, वर्क करें। तो आपको शायद इससे बेहतर समझ में आएगा जब आप 3 लेक्चर को कंप्लीट किए होंगे। तो जब 3 लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाता है तो चौथे में एंट्री करें, आपको बेहतर से समझ में आएगा। और हमें कोशिश है कि पूरी एनसीईआरटी को हम कवर करते चलें। हम इसके पिछले लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ अमकेन स्टार्ट किए थे, हेमो अमकेन से स्टार्ट किए थे, जिसमें अमकोहम के द्वारा हेमो अमकेन्स बनाने का टेक्निक अपनाया गया था। और आज के लेक्चर में हम अमकेन के द्वारा हेमो अमकेन्स बनाने का सिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेरा है, इसमें जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन ये है कि हेमो अमकेन से हेमोएरियंस कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला रिएक्शन है फ्री रेडिकल हेमोजिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है? हेमोजिनेशन। हेमोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। हेमोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन में हम बात कर रहे हैं एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऐड जब करते हैं किस में ऐड करेंगे? अमकेन्स में। किससे ऐड करेंगे? अमकेन्स में ऐड करेंगे। अमकेन्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, CnH2n+2 होता है। अब देखो क्या होता है, हमने इसमें ये पढ़ते हैं कि अमकेन से जब एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, अमकेन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं CnH2n+2, इससे एक हाइड्रोजन को अगर हम हटाएंगे, है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और इसके साथ में तुम्हारा यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CnH2n+1X हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? CnH2n+1X हो जाएगा। और इसे हम बोलेंगे अनकाइन हाइड्राइड्स। तो अमकेन से हाइड्रोजन हटाने का प्रोसेस क्या कहा जाएगा? अनकाइन हाइड्राइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अनकाइन हाइड्राइड कहा जाएगा। अब ये बनाने का जो टेक्निक हमने उठाया है, जिसमें है फ्री रेडिकल्स। अब आपको देखो, कोई भी रिएक्टेंट अगर होता है, उस रिएक्टेंट जो होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। ये बात मुझे पता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं किसमें? प्रोडक्ट्स में। तो रिएक्टेंट जब यहाँ से प्रोडक्ट में जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में भी कुछ तैयार होते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में भी कुछ प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में जो बनता है उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं उसे? इंटरमीडिएट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब इसी इंटरमीडिएट में एक इंटरमीडिएट तैयार होता है बच्चों, फ्री रेडिकल्स। क्या तैयार होता है? फ्री रेडिकल्स तैयार होता है बच्चों। तो देखो यहां से क्या होगा, तुम्हें जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं इसे? फ्री रेडिकल्स। और अब हम इस फ्री रेडिकल्स के ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा बातें कर रहे हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है, ताकि आपको छोटा छोटा बातें समझ में आना शुरू हो जाए। तो हम यहाँ से फ्री रेडिकल्स की बातें करने जा रहे हैं। तो समझ में आ गया कि सबसे पहले हमारे पास क्या करें, अमकेन से अमकाइन हैमाइड बना रहे हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अनकाइन हैमाइड फ्रॉम अमकेन, या हेमो अमकेन्स भी कर सकता है आईपीएससी नेम में। आईपीएससी नेम में क्या होता है? हेमो अमकेन से बच्चों क्या बनाना होता है, सॉरी हेमो अमकेन्स बनाना है अमकेन से। अमकेन का आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा, जिसमें क्या होता है? CnH2n+2 होता है। उससे एक हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करते हैं, क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करते हैं तो वहां से क्या बनता है? CnH2n+1 और उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं। चलो हाइड्रोजन फिर से एक बार घूमते हैं। हाइड्रोजन कौन होता है बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारे पास क्या होते हैं? हाइड्रोजन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? हाइड्रोजन्स होते हैं। चलिए जी, यहां से हम अगली बात करते हैं। तो यहां से हम अगली बात करते हैं फ्री रेडिकल्स का। किसकी बात कर रहे हैं? फ्री रेडिकल्स का। चलो यहां से क्या होता है फ्री रेडिकल, ये बात करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? फ्री रेडिकल्स की अगर बात करें तो मेरे पास क्या होता है कि जब कोई कार्बन है, यहाँ H है और यहाँ पर H है, अगर यहाँ से एक H को किसी कारण से रिप्लेस कर दिया जाए तो यहाँ पर जो H होगा, यहाँ जो H होगा, तो जब इसको रिप्लेस करोगे ना बच्चों,
जब इसको रिप्लेस करोगे तो इस बॉन्ड में देखो जितने भी बॉन्ड होते हैं केमिस्ट्री में, जितना भी बॉन्ड होता है हर बॉन्ड में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं होमोमाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसे? होमोमाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। और जब ये होमोमाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होती है तो होमोमाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वली हो जाता है। तो क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा। जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों उसका बंटवारा इक्वली होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण से ये एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाते हैं बच्चों और एक इलेक्ट्रॉन इस H के ऊपर चले जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही हम फ्री रेडिकल कह रहे हैं, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये फ्री रेडिकल आ जाएगा। ऐसे में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कन्वर्ट होता है फ्री रेडिकल्स में। इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलो फ्री रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से बात करते हैं फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी। आप मेरे साथ कॉपी लेकर के बैठे, हम एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रहे हैं। कॉपी में आप थोड़ा नोट्स बनाते जाए। ऐसे हम इस नोट्स को हम अपने एक चैनल पे डाल देंगे, तो टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स अवार्ड, है ना। जो आपका चैनल का नाम है इसी नाम से आपका एक क्या बना हुआ है? टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। और आप यहाँ से चाहे तो नोट्स ले सकते हैं, है ना। जो हम पढ़ा रहे हैं वो नोट्स आपको मिल सकता है और आप एनसीईआरटी वहां से कवर कर सकते हैं। बट फिर भी पढ़ने का एक सही तरीका होता है कि जब आप लेक्चर पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप क्या कीजिए? उसके साथ आप नोट्स मतलब कॉपी लेकर के बैठे, जिससे कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बनता है और ध्यान रहता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। वो धीरे धीरे आपका एक अपना लिखा हुआ नोट्स एक दूसरे का दिया नोट्स में ना बहुत फर्क होती है ना। अपने नोट्स लिखोगे तो अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। देखो दूसरे की लैंग्वेज को कोई नहीं याद कर सकता। हम अगर नोट्स बना के दे दें तो हमारी लैंग्वेज तुम्हें नहीं याद होगी, हमारा कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे, तैयारी हो जाएगी सब कुछ। लेकिन एक खुद के नोट्स जब तैयार करते हो ना साथ साथ पढ़ते हुए, तो वो नोट्स काफी क्या होता है? यूजफुल हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें क्या होगा कि अपने नोट्स खुद से तैयार करते जाओ। बाकी अगर तुमको हमारे नोट्स चाहिए तो आप टॉपर्स चैनल पे जाकर के आप वहां से ले सकते हो, है ना। वो मिल जाएगा। आप चैप्टर सर्च करोगे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, आपको टॉपर क्या हो जाएंगे? टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे। चलिए सर, इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, कि फ्री रेडिकल का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो देखना बच्चों फ्री रेडिकल का प्रॉपर्टी क्या है कि सोचो यहाँ पर क्या है? कार्बन के साथ 3 एलिमेंट जुड़ा हुआ A, B, C। इस पे क्या होता है कि एक ऑर्बिटल, तुम्हें पता होना चाहिए कि कार्बन का जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना तो यहाँ से आता 1s2, 2s1 और 2p3 आता है। तो देखो एक s सबसेम हो गए और 3 p ऑर्बिटल्स हो गए। s सबसेम में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होता है। तो ये जब s और p आपस में हाइब्रिडाइज होता है तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बन जाता है यहाँ से? sp2। तो इसका एक ऑर्बिटल देखो खाली पड़ा हुआ है, तो ये ऑर्बिटल में ही तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये 3 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आ जाती है। तो ये 3 बॉन्ड बनाने में काम आएगा और एक तुम्हारे पास अनपेयर होगा। अब इस ऑर्बिटल का नाम बच्चों क्या होता है? px, py और pz। तो तीनों एक्सिस एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। इस टाइप से एक परपेंडिकुलर आएंगे एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस जब इसका परपेंडिकुलर होगा तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना वो भी परपेंडिकुलर ही होगा, वो भी क्या होगा तुम्हारा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया यहाँ से, हाँ ना। यहाँ से समझ में आ गया कि सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका बॉन्ड एंगल जो होगा सर वो हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा इसमें? 120 डिग्री हो जाएगा। ऐसे में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएंगे? 120 डिग्री हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर बात करते बच्चों कि हमें अगर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो रहा है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये शेप कैसा आएगा? ट्राइंगल की तरह आएगा। इसमें इसको कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। क्या कहेंगे इसे? ट्राइगोनल
प्लेनर की बात करेंगे तो यहाँ से ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि सर इसका हाइब्रिडेशन sp2 होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों वो सब कहे जाते हैं पारामैग्नेटिक। क्या कहे जाते हैं वो? पारामैग्नेटिक। तो अगर यहाँ से हम क्या कहेंगे? पारामैग्नेटिक कहेंगे, है ना। तो किसी रिएक्शन में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, क्या होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उस समय के लिए वो इंटरमीडिएट में आता है और हम इंटरमीडिएट को आइसोलेट भी कर सकते हैं। ये बहुत क्या है कि सोचने वाली बात है कि सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना था, बीच में इंटरमीडिएट बना, क्या इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर सकते हैं? यस, इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और जब इंटरमीडिएट को हम सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं, तभी तो हम उसको पढ़ सकते हैं ना। यहाँ से क्या होगा? आपका पारामैग्नेटिक नेचर का होगा। चलिए बच्चों इसके आगे की बात करेंगे। इसके बाद देखो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कैसे चेक करोगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है साहब। कितना होता है? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपके एक बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड हो गया, कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन से? 7 इलेक्ट्रॉन है। और अगर 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो दिस इज ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कैसा है ये? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब तुम्हें तो बचपन से सिखाया गया ना कि जिसमें ऑक्टेट नहीं होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वैसे ऑर्बिटल्स अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आएगी इसके पास, और जब अनस्टेबिलिटी आएगी तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए बच्चों क्या करेगा कि किसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचेगा। और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लवर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसमें हम बोलते हैं इसे इलेक्ट्रॉन लवर, है ना। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन लवर है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन लवर कहे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कहा जाते हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। तो आपने नाम समझ गया कि अल्केन से अल्केन्स बना रहे थे, कौन से प्रोसेस से? हेमोजिनेशन से, जहां पर हेमोजन को ऐड किया जा रहा था। और इसके लिए जो हम प्रोसेस करवा रहे थे उसमें एक इंटरमीडिएट तैयार कर रहे थे। दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। क्या था? फ्री रेडिकल। और हमने क्या किया? फ्री रेडिकल के बारे में सीखा कि फ्री रेडिकल क्या होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो चलिए यहाँ से क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमें बात हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं कि इसका शेप निकालने के लिए हाइब्रिडेशन में निकाला और हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएंगे। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे जहां पर तुम्हें क्या होगा? हाइब्रिडेशन, शेप, उसका क्या होगा? प्रॉपर्टी पूछा जाएगा, पैरामेट्रिक, डायमेट्रिक के बारे में पूछा जाएगा। तो ये हर चीजें अपने आप में एक क्वेश्चन तैयार हो जाती है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है। अब ये देखो, ये जो रिएक्शन होती है, हाँ ना, ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास देखो, यहाँ से हमने अभी पढ़ाया था कि CnH2n+2 है, जहां X2 की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNu। व्हाट इज HNu? HNu क्या होता है? एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है न्यू, फ्रीक्वेंसी। यहाँ न्यू जो है दिस इज फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी होती है वेव में निकालते हैं कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन की बात करेगा, किसकी बात करेगा? फोटोन की बात करेगा या क्वांटा की बात करेगा। क्वांटा या फोटोन इज ए डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी ऑब्टेन किया जा रहा है इसका यूज सनलाइट से किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? सनलाइट से। ऐसे हम रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, जहां से फोटोन आ सकते हैं, उतनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी मिल सकती है, हम उसे भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रोपोर्शनल HNu होता है। यहाँ पर HNu लिखने का मतलब है कि एनर्जी ऑफ फोटोन की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? एनर्जी ऑफ फोटोन की बात किया जा रहा है। फोटोन में जो फोटो वर्ड है बच्चों, ये सनलाइट के लिए आता है। किसके लिए आता है?
सनलाइट के अंदर आता है। तो आपको एनर्जी में फोटोन जो वर्ड यूज होता है वो सनलाइट के अंदर होता है। तो इसमें जो यूज करेगा बच्चों, क्या यूज करेगा? सनलाइट यूज करेगा। क्या करेगा? या कोई एनर्जी का एक सोर्स यूज करेगा जो लाइट एनर्जी होगी। क्या होगा तुम्हारा? लाइट एनर्जी होगा, उसका यूज एज ए सोर्स के रूप में किया जा सकता है ना। तो देखो एक एच हटेगा और एक एक्स आकर के इसके जुड़ेंगे और उसके जगह पर एच एक्स निकल जाएगा। दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक जुड़े एक हटे, एक हटा दूसरा जुड़ा, क्या रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी से कहा जा सकता है। कौन से रिएक्शन होते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम सही से नाम देते, क्योंकि यहाँ पर दिखने था इस बच्चे के टी शर्ट और मेरा पेन कलर सेम हो गया था, है ना। इसमें हम यहाँ पर लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है? यहाँ पर आ जाएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए आगे बात करते हैं अगले रिएक्शन की। सर ये रिएक्शन कैसे हुआ? तो अगर इस रिएक्शन की हम बात करें तो देखो क्या कहता है, प्रोसेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल यहाँ पर तैयार होते हैं बच्चों। कहता है इट प्रोसीड थ्रू फॉलोइंग स्टेप। अब कौन कौन से स्टेप होते हैं यहाँ पर देखना, 3 स्टेप होते हैं यहाँ पर। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन करने का मतलब रिएक्शन जहां से स्टार्ट होगी, जहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी उसे कहेंगे इनिशिएशन। दूसरा स्टेप जो होगा बच्चों उसे कहेंगे प्रोपागेशन, उसको थोड़ा सा ऐड करना है तो प्रोपागेशन रहेगा। और यही रिएक्शन को अंत करनी है तो टर्मिनेशन होता है। याद रखना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। कितना में? इनिशिएशन, पहले से रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर उससे जोड़ेंगे, फिर सबसे लास्ट में करेंगे ताकि रिएक्शन रिवर्स ना हो जाए, है ना। रिएक्शन रिवर्स ना हो जाए इसमें 3 प्रोसेस करेंगे। क्या क्या? इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन। क्या होगा? इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन रहेगा। यहाँ पर समझ। चलिए पहला प्रोसेस हम करते हैं, जैसे इनिशिएशन स्टेप, जिसमें हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल बनाने हैं। क्या बनाना है मुझे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं? अभी बोले थे इलेक्ट्रॉन नंबर बनाने हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। अभी बताओ इसके पास क्या दिख रहा है आपको, है ना। अगर इसकी बातें कर रहे हैं तो सर एक बॉन्ड में हमने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 4 4 8, मतलब क्या हुआ? इस सभी बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन। 4 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये तो सर 8 इलेक्ट्रॉन रखे हुए ऑक्टेट कंप्लीट है। तो पहले इसको जनरेट करो। क्या जनरेट करोगे? इलेक्ट्रोफाइल। जब तक ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसको इलेक्ट्रोफाइल के रूप में तैयार करने बच्चों। क्या करना तैयार? इसको इलेक्ट्रोफाइल के रूप में तैयार करने। तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में तैयार करने के लिए देखो क्या होता है, इसके जगह दूसरा आता है हैलोजेंस। ये हैलोजेंस जिसमें हम क्लोरीन की बातें करें, हो सकता है फ्लोरीन भी हो सकता है ब्रोमीन भी हो, ये सब कुछ करवाया जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि कुछ फोटोन आ रही है। दिस इज फोटोन, जिसको हमने अभी एच न्यू लिखा था, हाँ ना। जैसे हमने क्या लिखा था अभी? एच न्यू लिखे थे। दिस इज फोटोन, ये एच न्यू है बच्चों, फोटोन है। कहीं से सोर्स ऑफ लाइट आ रही है ना। जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट हाइड्रोजन के बीच में टूटेगा, यहाँ देखो एक्स एक्स हम लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के बीच में जैसे सनलाइट आएगा इसको तोड़ देगा फ्री रेडिकल्स में। किसमें तोड़ देगा? इसको फ्री रेडिकल्स में तोड़ देगा बच्चों। यहाँ से देखोगे इसे क्या करेगा? ये फ्री रेडिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा? इसको फ्री रेडिकल्स में तोड़ेगा। तो देखो होमोमाइटिक बॉन्ड फिजन, अभी हमने बताया था कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दोनों इलेक्ट्रॉन का इक्वली बंटवारा हो रहा है। तभी बताओ जल्दी, हमने क्या बोला था? अगर दोनों बॉन्ड के इक्वली बंटवारा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? होमोमाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या कहते हैं उसे? होमोमाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो यहाँ पर होमोमाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? होमोमाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो जाएंगे। तो चलो यहाँ से क्या हो जाएगा? होमोमाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो जाएंगे, है ना। तो होमोमाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के बाद चलो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, होमोमाइटिक आ गया। दिस इज क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना, दिस इज इनिशिएशन स्टेप। अब ये जब फ्री रेडिकल हुआ अब ये जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल्स। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये जो क्लोरीन बना यहाँ से यहाँ तक देखो, पहले क्या था? यहाँ था। अब ये जाएगा इससे। क्यों? क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया ये समझना। क्लोरीन बताओ कितना होता है? क्लोरीन या जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों वो 7 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है। जैसे अभी हमने क्लोरीन लिया था, क्लोरीन में 2 4 6 एक साथ हो गया ना। यहाँ पर भी क्लोरीन होगा, 2 4 6 एक साथ हो जाएगा। अब बच्चा मैसेज लिखा होगा कि सर शेयर कर लिया,
तो यहाँ पर 8 हो गया था कुमरीन और कुमरीन के बीच में। फिर से बॉन्ड टूट गया सर। ये जब बॉन्ड टूटा बच्चों इसमें, तो बॉन्ड टूटा तो देखो क्या हो गया इसमें, जब बॉन्ड टूटा तो कुमरीन यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन के साथ आया, 2 2 4 6 1 7। यहाँ पर भी आ गया 2 4 6 1 7। ये जो बचा दिस इज 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा बच्चों, ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट होगा तो वैसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, वैसे कंडीशन में ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल बनाया वैसे ही ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दौड़ेगा, भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन दे दो। कौन बगल में है, यहाँ पर बगल में है सर, ये CH4 दिख रहा तुम्हें, है ना, क्या दिख रहा है, CH4 दिख रहा। तो देखो ये क्या होगा, ये भागेगा। अभी कुमरीन यहाँ पर है, अभी कुमरीन इस जगह पे, अब देखो कुमरीन क्या होगा, यहाँ से भागेगा, कहाँ गया, उसके पास, है ना। इलेक्ट्रॉन खोजने भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दो, हम ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गए, मेरे प्रोटॉन ने आया, मेरा सब कुछ तहस-नहस कर दिया, हम अच्छी जिंदगी जी रहे थे, कुमरीन भाई कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड ही टूट गया। जब बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन माने भागा, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन से, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। हाइड्रोजन देखो क्या कहेगा कि देखो कार्बन और कुमरीन में ज्यादा नेगेटिव कौन है, कार्बन और कुमरीन में ज्यादा नेगेटिव कौन है। कार्बन और कुमरीन में देखो एक बात याद रखना बच्चों, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे 118 में से कुमरीन होती है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, उसके बाद कुमरीन होते हैं, तब कार्बन होता है। अब कुमरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन जान तो जिधर नेगेटिव देखता उधर भागता है, जिधर नेगेटिव देखा उधर भाग जाएगा। कुमरीन का देखो मेरे बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम कार्बन से ज्यादा नेगेटिव है, हाइड्रोजन कहता है बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, हम इससे रिलेशन तोड़ते हैं, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हम भी तोड़ते हैं, दिस इज होमोमाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या हो जाएगा, होमोमाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हाइड्रोजन सबसे बेवकूफ है या सबसे धोखेबाज कर सकते हो, है ना। ये जैसे देखता है मैं इससे ज्यादा नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब अमीरी, हम हमेशा क्लास में कहते हैं ना ऑफलाइन क्लास में कि नेगेटिव मतलब रिच पर्सन, अंबानी, और पॉजिटिव मतलब भिखारी, पॉजिटिव मतलब भिखारी। कुमरीन यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव 7 इलेक्ट्रॉन के साथ है। हाइड्रोजन देखा अच्छा कार्बन से ज्यादा नेगेटिव आ गया, चौं भाग यहाँ से, है ना। क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन भाग जाता है, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन भागा, यहाँ से देखो ये बॉन्ड टूटेंगे, कैसे टूटेंगे, जितना जरूरत होगा उतने देगा, एक जरूरत है ना तो एक ही बॉन्ड लेकर क्या आएगा, तो यहाँ से देखो भाग जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भागेगा। तो जब यहाँ से ये भागेगा तो देखो बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन करने के भाग गया, हाइड्रोजन को लेकर क्या भाग गया। अभी देखो पीछे वाले में, है ना, पीछे में क्या था, 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, जैसे कुमरीन गया कहा कि भाई हाइड्रोजन आ जाओ, हाइड्रोजन धोखेबाज कार्बन को छोड़ के भाग गया, कार्बन कह रहा ऐसी धोखेबाजी, हमने अभी कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, 8 पूरा था मेरे पास, अब क्या हो गया मेरे पास, है ना, मेरे पास अब हो गया सर 7। कैसे हो गया, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 4, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन कह रहा भाई अभी अच्छा जिंदगी चल रहा था, यहाँ से आपने क्या कर दिया, मुझे ऑक्टेट इनकम्प्लीट करा दिया, ये बन गया बेचारा ऑक्टेट इनकम्प्लीट। और इसके पास आ गया क्या, फ्री रेडिकल, है ना, क्या गया इसके पास, फ्री रेडिकल। अब ये जैसे ही फ्री रेडिकल हुआ, एक कुमरीन यहाँ से देख रहा है भाई हम भी बचे हुए हैं, ये तो एक एक्शन लेके जो भागा, हम तुमसे ही जुड़ जाते हैं, हम तुम्हें क्या कहते हैं, तुमसे ही जुड़ जाते हैं। तो देखो क्या यहाँ से क्या करता है कि जब इस पे फ्री रेडिकल आते हैं तो फ्री रेडिकल आने के बाद ये जाकर के जुड़ जाते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हुआ कि ये टूटा, एक फ्री रेडिकल था इसके साथ जुड़ा, तो यहाँ से जैसे इस पे अटैक करेगा, यहाँ से क्या हो जाएंगे, फिर से फ्री रेडिकल और एक आ जाएंगे। देखो हम पूरे रिएक्शन को एक जगह पर लिख देखेंगे, फिर कुमरीन फ्री रेडिकल आ जाए, फिर कुमरीन फ्री रेडिकल फिर से जाकर अटैक करेगा, इस तरीके से रिएक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन में जाएगा। तो टर्मिनेशन के बाद ये फिर वापस उसी जगह पे आ जाएंगे। तो देखोगे हम इस पूरे रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझाते हैं। ये चीज समझना, एक तो हमने स्लाइड से दिखा दी, एक हमारे पास देखो, जैसे अगर मेरे पास है CH4 यहाँ हो गया Cm2 से मुझे बताना है CH3Cm+X। अगर इसकी मैकेनिज्म देखते बच्चों, अगर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो यहाँ से क्या देखोगे, सबसे पहले Cm, इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ा, इसे H नहीं सकते हो और करके, तो ये 2Cm फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। अब ये Cm फ्री रेडिकल जो होगा वो CH4 के ऊपर
ये जो CH4 है इसके ऊपर, चलो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर CH4 है और यहाँ पर आया बच्चों CM फ्री रेडिकल्स, ये आया, इस हाइड्रोजन को ले गया, हाइड्रोजन को कैसे लिया, यहाँ पर क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, इधर से इधर आ गए, है ना। अब 2 CM फ्री रेडिकल में से एक फ्री रेडिकल को इसमें यूज करेंगे, इससे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या तैयार हो गया, CH H और यहाँ पर फ्री रेडिकल क्या हो गया, 5 HCM बन गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये हो गया, दिस इज इनिशिएशन स्टेप, क्या हो गया, ये इनिशिएशन स्टेप हो गया, ये समझ में आ गया, इनिशिएशन। दूसरा स्टेप है बच्चों प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में देखो क्या हो रहा है, प्रोपगेशन में यहां पर क्या हो रहा है कि जो CH3 फ्री रेडिकल बचा है ना, ठीक है, जो CH3 फ्री रेडिकल बचा वो क्या कर रहा है, इस कुमारीन के ऊपर अटैक कर रहा है, फिर से कुमारीन और कुमारीन आ गया, अब इस कुमारीन पर फिर से अटैक कर रहा है, तो जब ये कुमारीन फिर से अटैक करेगा तो ये कुमारीन यहाँ से फिर होमोमैटिक बॉन्ड फील कर लेंगे, है ना, यहाँ से क्या करने का, ये होमोमैटिक बॉन्ड फील करने का, एक इधर टूट जाएगा, एक इधर टूट जाएगा, तो यहाँ से बन गया बच्चों CH3CM, है ना, क्या बन गया, CH3CM बन गया, यहाँ पर कुमारीन आकर जुड़ गया, अब फिर से CM फ्री रेडिकल बन गया। अब बताओ CM फ्री रेडिकल फिर बना, फिर क्या ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, CM फ्री रेडिकल फिर से CH4 पे अटैक करेगा, फिर फ्री रेडिकल बनाएंगे, तो ये दोनों स्टेप ना एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाती है कि सर यहाँ से CM फ्री रेडिकल, फिर ये CM फ्री रेडिकल CH4 पर अटैक किया, फिर फ्री रेडिकल बने, फिर CM2 पर अटैक किया, ये ऐसे ही चलता रहेगा साइड में, है ना। तो प्रोपेगेशन इनिशिएशन, प्रोपेगेशन इनिशिएशन चलता रहेगा। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, टर्मिनेशन करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है इसमें, टर्मिनेशन करवाया, रिएक्शन रुक जाओ, ऐसे नहीं चलते रहना है ना। फिर CM फ्री रेडिकल बना, CH4 पर अटैक किया, फिर CH3 फ्री रेडिकल, फिर CM2 पर अटैक करेगा, तो लगातार ऐसे चलते रहते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है कि ये जो CM फ्री रेडिकल है और जो बचा हुआ CM फ्री रेडिकल है वो आपस में जुड़ करके CM2 बन जाते हैं, या तो जितने CH3 पॉजिटिव बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है, उसके ऊपर CM फ्री रेडिकल या करके CH3CM बन जाते हैं, तो ये बन गया तुम्हारा। या तो अंत में क्या होता है कि जो CH3 है तुम्हारे पास, इसकी फ्री रेडिकल अगले CH3 के जो बचे हुए CH3 हैं उसके फ्री रेडिकल के साथ अटैच हो जाता है ये, और यहाँ से C2H6 बना लेता है, क्या बना लेता है यहाँ से बच्चों, C2H6 बना लेता है, इस तरीके से सुना है। तो अंतिम में क्या होता है कि जो बचे कुचे वो आपस में रिएक्शन करके खत्म कर देता है कि भाई रिएक्शन रोक दो, नहीं तो रिएक्शन रुकेगी नहीं। तो ये समझ आ गया आपको। तो सिंपल क्या करना, एक हाइड्रोजन हटा लेना, वहां पर एक कुमारीन बैठा देना, 3 स्टेप से करना, पहले इनिशिएशन कराना है, फिर प्रोपगेशन कराना है और फिर लास्ट में टर्मिनेशन करवाना है, हो जाएगा। ये 3 प्रोसेस के द्वारा पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को किया जाएगा इसका। अब इसमें देखोगे तो अगर हेमोजेनेशन की बातें कर रहे हैं हम लोग, है ना, जब हेमोजेनेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ हेमोजेन टुवर्ड्स अल्केन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फुमारीन। फुमारीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और फुमारीन और कार्बन के साइज लगभग बराबर होते हैं, इस कारण से इसकी दोस्ती बहुत गहरी होती है, क्योंकि देखो सेम हाइट वाला में सेम जब हाइट का रहता है, सेम पीरियड का रहता है, तो उसके बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, और जहां पर बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है वहां पर से रिएक्टिविटी भी बहुत फास्ट होगा, हाँ। फिर कुमारीन आ जाएंगे, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन आ जाएगा। तो सबसे अच्छा होगा फुमारीन, फिर कुमारीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन आ जाएंगे। यहाँ पर है का रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन्स, कौन सबसे फास्ट हटाएगा अल्केन से हाइड्रोजन को। अल्केन में पढ़े थे हाइड्रोजन होता था, तो सबसे ज्यादा देखो फ्री रेडिकल जो होता है कार्बोकेटाइन के भाई है, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल का रिएक्शन जो होता है वो 3 डिग्री पे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री पे होता है, फिर 1 डिग्री पे। तो 3 डिग्री कैसे होता है बच्चों, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर मानो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3, यहाँ पे CH3 और ये CH3 है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना बहुत फास्ट होता है, 3 डिग्री हो जाएगा। अब 2 डिग्री की बात करूँ तो CH हो गया, इधर CH3 हो गया, इधर CH3 हो गया। अगर 1 डिग्री की बात करूँ तो CH3 CH3 हो जाएगा। तो ये सबसे स्मूथ होएगा, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा है जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा है
जहां भीड़ भाड़ ज्यादा है उस जगह से जल्दी छोड़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बच्चों सबसे ज्यादा उस जगह पर होगा जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होगा। तो 3 डिग्री से हाइड्रोजन जल्दी भाग जाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन थोड़ा देर से भागेगा और सबसे सुस्त यहाँ पर होगा। तो रिएक्शन का रेट 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आएगा। और इसमें क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाएंगे, है ना। अभी हम बताते हैं सारे एक्टिविटी। ये क्या होता है, सुस्त हो जाता है इसमें। तो देखेंगे हम इसके यहाँ से रेडियम फॉर्म इज मोर स्टेबल कहां पर होता है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सबसे पहला फ्लोरीनेशन रिएक्शन। फ्लोरीनेशन रिएक्शन जो होता है एक टू वायलेंट होता है, विस्फोट टाइप का होता है, बहुत फास्ट होता है, अनकंट्रोल होता है। कैसा होता है ये, टू बी कंट्रोल, मतलब इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें जैसे ही तुमने फ्लोरीन डाला ये पूरा कंपाउंड क्या करने लग गया, बॉयल करने लग गया। इतना फास्ट रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर कि इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब वायलेंट कंडीशन पा जाएगा। वायलेंस तो जानते हो, नॉन वायलेंस का सपोर्ट करते थे गांधी जी, ये वायलेंस है ना, हिंसात्मक हो गया है, इतना हो गया कि विस्फोट करेगा ये, है ना आसपास। इसमें लेबोरेटरी में कभी भी फ्लोरीनेशन रिएक्शन नहीं करवाएंगे, है ना। कब विस्फोट करेगा, कब क्या कंपाउंड को क्या करेगा, पूरा तोड़ करके रख देगा ये। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस वीडियो से आपको दिख रहेंगे कि ये क्या होता जा रहा है, खौलता जा रहा है। थोड़ा गौर से दिखना, है ना, कैमरे में थोड़ा सा देखने में दिक्कत होंगे। हाइड्रोजनेशन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जी फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन देखो क्या है, उसके बाद हम आयोडीनेशन की बात करते हैं। यहाँ पर आयोडीनेशन लिखा हुआ है। अगर मान लो मेरे पास CH4 है और यहाँ पर हम फ्लोरीन की रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर हम फ्लोरीन की रिएक्शन कर रहे हैं, फ्लोरीन की रिएक्शन कर रहे हैं F2 का। ये जानते हो क्या करता है, इस कार्बन को गंजा करके छोड़ता है। जैसे देखा हाइड्रोजन कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसके ऊपर फ्लोरीन आया, ये सारे हाइड्रोजन को चुन चुन के हटा देता है। जब तक हटाना दे तब तक इसको चैन नहीं आता है। तो 2F2 ये क्या करता है, यहाँ से कार्बन प्लस 4HF बना देता है। दिस इज कम, ये जो होता है इसे हम बोलते हैं, मेरे पास क्या, ये ड्राई इंक में यूज किया जाता है, इसे हम ऐसा बोलते हैं। सर ये जो कार्बन बचा, इस कार्बन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ड्राई इंक में करते हैं। तो जितना कार्बन था सबको लेके भाग गया। ऐसे रिएक्शन जो फ्लोरीनेशन है, ये कौन सा रिएक्शन है, फ्लोरीनेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो होता है नॉन सेलेक्टिव होता है, ये नहीं देखता कि 3 डिग्री है, 2 डिग्री है और 1 डिग्री है ना। ये नहीं देखता कि 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री, सब पे बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। दूसरा होता है कि सर अनकंट्रोल, है ना, अनकंट्रोल है, जब तक सबका सब हाइड्रोजन को हटा ना दे तब तक ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। जैसे अगर मान लो C2H6 दे दिए, इसके ऊपर हमने क्या कर दिए 3F2 दे दिए, ये क्या करेगा 2C अलग कर देगा। इसके कार्बन ब्लैंक के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसे, कार्बन ब्लैंक कहते हैं। और ये कार्बन ब्लैंक के साथ यहाँ क्या बनाने का, 4HF, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा। 6HF होगा ना, कितना हो जाएंगे 3 2 6, तो 6HF आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगा ये। तो सोचो ये कितना फास्ट रिएक्शन ये कर रहा है, तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा हमारे मुश्किल होते हैं, इसलिए हम फ्लोरीनेशन नहीं करवाते। दूसरी तरफ आयोडीनेशन की बात करें तो आयोडीनेशन जो होता है जी बहुत सुस्त होता है ना, क्या होता है, बहुत सुस्त होता है। कि देखो आयोडीनेशन कहता है भाई, कहता है आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, बहुत सुस्त होता है, कहता है भाई हमें नहीं करना है। देखो जैसे अगर आयोडीनेशन की रिएक्शन करवाना, तो आयोडीनेशन रिएक्शन जब करवाओगे तो I2 है, ये फोटोन से टूटते हैं, 2I इलेक्ट्रॉन बना। अब इसमें से मान लो यहाँ पर CH4 है, यहाँ पे I इलेक्ट्रॉन किया, इस पे अटैक किया, यहाँ से CH3 I आ गया। I को ना कार्बन के साथ अच्छा बनता नहीं है, क्यों, कार्बन बेचारा छोटा है, आयोडीन बहुत बड़ा है, तो साइज बड़ा होने के कारण से इसको कार्बन के साथ ज्यादा बनता नहीं है। तो क्या होता है, ये टूट करके वापस आ जाता है ना, टूट के यहां से क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। क्या कर जाता है ये, रिवर्सिबल करता है। क्योंकि देखो अब एक छोटा सा बच्चा कार्बन, एक बड़ा सा बच्चा आयोडीन, बड़ा आयोडीन, दोस्ती अच्छी रहेगी कि तुम बुरे के साथ दोस्ती करोगे, अच्छा होगा क्या, 2-4 साल में मर जाएगा, दोस्ती खत्म हो जाएगा ना। तो तुम अपने एज वाले के साथ दोस्ती करोगे तो सही से चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, आयोडीन बहुत बड़ा है, कार्बन बहुत छोटा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं ज्यादा चल पा रहा है इसका दोस्ती।
तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। और अगर हो भी गए तो बहुत कम प्रोडक्ट्स बना पाएगा, है ना, बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं जा पाएगा ये। इसमें इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्सिबल और बहुत धीरे धीरे होता है ना। आयोडीन के साइज बड़ा होने के कारण से यहाँ पर रिएक्शन का रेट स्लो हो जाते हैं। चलिए जी आगे हम अगर बात करें इसमें तो कहता है कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 और HNO3। इसको रिएक्शन करवाने के लिए मुझे कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ता है। हम नॉर्मल रिएक्शंस को नहीं करा सकते, है ना, कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ता है। तो जो HiO3 है उसको तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, HI की जरूरत पड़ती है। उसको तोड़ते हैं, उसके बाद यहाँ से क्या होता है, HI रिएक्शन करता है। बहुत ज्यादा अमाउंट में HI को जब कंज्यूम कर लेते हैं, है ना, तब जाकर के हम उसके ऊपर अटैक कर पाते हैं। समझ रहे? हाँ, अब इसके अलावा हम यहाँ से बात करें कोमोडिनेशन का। कोमोडिनेशन जो होता है, कोमोडिनेशन, है ना, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। कोमोडिनेशन भी फास्ट रिएक्शन होते हैं, यही फास्ट होता है, बट फ्लोरीन कितना नहीं होता है, फ्लोरीन कितना नहीं होता है। ये भी ये क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है। ये नहीं देखता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सब पे रिएक्शन करता है। हाँ, जैसे अगर मानो CH4 है, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। Cm2 हो गया, HNO, ये बनेगा CH3Cm प्लस HCl। फिर CH3Cm के ऊपर जब Cm2 का रिएक्शन कराएंगे HNO के प्रेजेंस में तो बन जाएगा जी CH2Cm2 प्लस HCl। और जब CH2Cm2 के ऊपर जब एक बार और Cm2 के रिएक्शन कराएंगे HNO के प्रेजेंस में तो बन जाएगा CHCm3 प्लस HCl। CHCm3 के ऊपर जब तुम एक बार और Cm2 का रिएक्शन करा दोगे तो बन जाएगा CCm4 प्लस HCl। अब यहां से देखो बच्चों क्या होगा कि ये जो तुम्हारा क्या है, CHCm3 है, ये बना, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। और इसके बारे में हमने पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि क्लोरोफॉर्म क्या करता है, एनेस्थेसिया में भी हेल्प करता है, बेहोशी करने में काम आता है, एक मेडिकल क्षेत्र में काम किए जाते हैं। CCm4 का नाम है जी पायरीन। क्या नाम है, इसके बारे में बता चुके हैं। पायरीन इज ए फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में काम आता है। किसमें काम आ जाता है, एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में ये काम आता है। समझाया, किसमें काम आ जाते हैं, आग बुझाने में काम आ जाते हैं। तो CCm4 एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह बिहेव करता है और क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया के रूप में बिहेव करता है। ये तो एक सिंपल है, CH4 के ऊपर रिएक्शन कर दिए। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, है ना, मेरे पास कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ गया कि सर यहाँ पे CH3 है, CH है, यहाँ CH3 है और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। अगर यहाँ से Cm2 की रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये अनकंट्रोल्ड है। ये देखो 1 डिग्री प्रोडक्ट भी देगा, क्या देगा तुम्हें, 1 डिग्री प्रोडक्ट भी देगा। तो ऐसा भी प्रोडक्ट बना सकता है, CH3, यहाँ पर H, CH2 और यहाँ पर आ जाएगा जी आपको CH2Cm प्लस HCl। ये आपको 2 डिग्री भी प्रोडक्ट दे सकता है, ऐसा दे सकता है CH3, CH3, यहाँ H हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे Cm और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, है ना, यहाँ से CH3 आ जाएगा प्लस HCl आ जाएगा। तो देखो ये 1 डिग्री हो गया, यहाँ पे 2 डिग्री हो गया, पर है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री भी दे सकता है। इसमें इसको कहते हैं नॉन सेलेक्टिव होता है, ये किसी भी जगह क्या कर लेता है, प्रोडक्ट बना लेता है। तो यहाँ से CH2, CH3, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये तीनों पर तुम्हारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें कई बार तुम्हें इस पे अंडर निकालना होता है कि कितने 1 डिग्री का प्रोडक्ट बनेगा, कितना 2 डिग्री का प्रोडक्ट बनेगा और कितना 3 डिग्री का प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो 1 डिग्री का अगर निकालना है तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, बताओ ये कार्बन की संख्या, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री है, इसकी संख्या निकालना। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन बटा यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन प्लस 2 डिग्री हाइड्रोजन प्लस 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये सब जुड़ेगा यहाँ पे। तो 1 डिग्री कितना हो गया इसमें 3, 3, 6, 3, 9 हो गया। टोटल जोड़ो कितना हो गया, 9, 2, 11, 1, 12 हो गया। तो 9/12 हो गया, है ना। अगर इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो क्लोरीन इफिशिएंसी आ जाते हैं कि कितने टाइप का क्लोरीन बनाएंगे। अगर 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री हाइड्रोजन बाई टोटल हाइड्रोजन, है ना, इनटू क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे 100 कर लेते हैं।
तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर देखो 2 को है, टोटल कितना है 12 है, तो 2/12 गुने 100 हो जाएगा। अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 3 डिग्री के अगर कंपाउंड की बात करेंगे कि 3 डिग्री कितना बना है, तो 3 डिग्री का 1 तो 1/12 गुने 100। असल में इस तरीके से ये देखोगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये सब पे रिएक्शन करेगा। तो ये हो गया आपको कोमोरिनेशन। इसके अलावा देखोगे लास्ट एक रिएक्शन है तुम्हारा ब्रोमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। अब ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो होता है ये कंट्रोल होता है और फास्ट भी नहीं होता, न स्लो होता है, ये मॉडरेट चलते हैं, है ना। तो न फास्ट न ही क्या होता तुम्हारा स्लो होता है। तो यहाँ पर अगर हमने CH4 कर लिया या ऐसा बना लो CH3 CH3 यहाँ पर H, यहाँ पर बन गया CH2 CH3। यहाँ पर जब Br2 से रिएक्शन इसको कराएंगे तो यहाँ पर रिएक्शन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन वहां पर। तो हमने भी पढ़ा था 3 डिग्री 2 डिग्री और क्या पढ़े थे 1 डिग्री। तो यहाँ से क्या करोगे तुम, यहाँ से एक 3 डिग्री वहां हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे और वहां पे ब्रोमीन बैठा देना। तो ये कंट्रोल रिएक्शन चल रहा है ना। इसमें ये क्या होगा, यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे Br और यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3 बनेगा। तो ये कंट्रोल रिएक्शन होंगे, ये क्या हो जाएगा तुम्हें कंट्रोल रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा कंट्रोल हो जाएगा और साथ में स्टेबल पोजीशन पर बैठेंगे और सिलेक्टिव होगा। ये देखेगा कि मेरी स्टेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा हो रही है, तो जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है हम उसी जगह क्या करेंगे इसको बैठाएंगे। तो ये समझ में आया आपका। जहां पर होमोजेनेशन हमने देखा, कोमोरिनेशन बहुत फास्ट था, कोमोरिनेशन फास्ट तो था बट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब पे काम किया, है ना। इसका ब्रोमिनेशन थोड़ा रेट पे चला। समझ भाई, हम जहां पर कार्बोकेटायन से जहां पर फिर इकट्ठे होंगे अस्टियम बनेंगे, हम उसी जगह जाकर के ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद तो तुम्हारा आया आयोडीनेशन, वो सुस्त था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। तो हमें आशा है कि आपको होमोजेनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। चल अगला क्वेश्चन है, राइट द मेजर मोनोकोमोरिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन देख लेते हैं कि कौन सी रिएक्शन दे रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ से चाहोगे तो कौन सी रिएक्शन दे रहा है, CH3 CH2 CH2 CH3। इसे बताना है कि कौन सा बना, इसमें प्रोडक्ट बनाना है A B में। तो A का प्रोडक्ट देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिएक्टिविटी अभी हमने बताया था कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। तो जहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगा वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो अभी तो हमने पढ़ा था, है ना। अगला यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या होगा, CM2 से जब रिएक्शन ज्यादा होगा तो रिलेटिवली रिएक्टिविटी जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन या रिलेटिव यूनिट कहते हैं। तो सोचो 1 डिग्री पर अभी हमने बताया था 1 डिग्री में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 1 डिग्री ये हो गया, है ना। 1 डिग्री तुम्हारा ये हो गया और 1 डिग्री ये हो गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। तो रिलेटिव यूनिट जो होगा इसका 1 गुने 6 हो जाएगा। या फिर क्या करोगे 6 बाई टोटल कितना करेंगे तुम्हारे पास 2 2 4 6 10 10 बटा ऐसा करेंगे 6 बटा 10 गुने 100, तो 60% आ जाएगा। अब परसेंटेज में बात करते हैं तो 1 डिग्री हमारा कितना होगा 60% इंडेक्स करेगा। उसके बाद 2 डिग्री हमारा कितना करेगा, 2 डिग्री में तुम्हारे पास कितना होता है रिलेटिव रिएक्टिविटी जो होता है 3.8 और इसमें 2 डिग्री देखो ये दोनों है। तो इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 4 हो गए, तो 3.8 गुने 4। तो ये तुम्हारे पास रिलेटिव की बात करता है। इसके बाद रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स टुवर्ड्स कोमोरिनेशन, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ पर से सबसे ज्यादा रेट होंगे 3 डिग्री पे। CM2 से रिएक्शन कराओगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अभी तो हमने देखा है ना 3.8 into 4, वो तो बात हुई है। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर B था उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब था, है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री सब थे। तो इसमें से 1 डिग्री दिख रहा है और क्या दिख रहा है तुम्हें 3 दिख रहा है, वहां से M देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको हमने क्या किया, आज हमने अल्केन से हेमो अल्केन्स बनाने का तरीका सिखाए। नेक्स्ट नंबर 4 हम यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। आप लोग अपने फ्रेंड के पास भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि सबके पास ये जा सके और आपसे पकड़ना ना सीखे, है ना। सबको सीखने का मौका दे, फ्रेंड भी आगे बढ़ेगा आपके साथ तो और आपको खुशी मिलेगी अगर दोनों की सक्सेस एक साथ होती है तो। ठीक है, थैंक यू।